Good morning, dear students. Today we are going to start our chapter number 1 of the book and geography both, that is resources in India. Okay, so this is the basic chapter of Indian geography. Indian geography का आपके book में एक starting chapter है which tells you about India, its resources and many more things about Indian geography. So let us start the chapter. So first of all, here is the basic definition. आपको जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बुक में नहीं दी गई थी या दी भी गई थी तो मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिखा है. So okay, so what are resources? So resources is anything that can be used to satisfy human needs. ये बहुत ही अच्छी definition है. अगर आपकी बुक में यही दी हुई तो बहुत बढ़िया. That resource is anything that is used to satisfy human needs. हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज़ हमें ज़रूरत है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो या एनीथिंग, चाहे वो फूड जो आप दिन में कॉपी उठा रहे हैं, बुक उठा रहे हैं, जो भी आपकी ह्यूमन सेटिस्फाई आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है, इट इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस. A thing becomes a resource when its utility has been identified. Utility मतलब उसका यूज़. अगर हम किसी चीज़ का यूज़ नहीं जानते हैं तो हमारे लिए वो रिसोर्सेज नहीं है. जैसे अगर आप बचपन में नहीं जानते होंगे कि आपके लिए ये पेन का किस तरीके से यूज़ होगा तो आपको समझ में आपके लिए वो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है नीड्स. ओके, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको आज हमें लगता नहीं है कि हमारी नीड सेटिस्फाई करता होगा. Everything available in the environment cannot be classified as a resources unless and until it is technologically acceptable, economically feasible and culturally acceptable. Technology and time can help change anything into a resource. So time और resources से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे resources जो है बनते चले गए हमारे यूज़ के लिए. इसका एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल दिया था 8th क्लास की बुक में, मैंने पढ़ा था उस समय पे, कि जैसे कि ऑयल. ठीक है, ऑयल तो सालों से है ज़मीन के अंदर, पर इसकी जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी करी, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ वर्ल्ड में, हम लोगों ने इसको निकालना सीखा, निकालने के बाद इसका यूज़ करना सीखा कि इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए. तभी ऑयल जो है हमारा क्रूड ऑयल हमारे लिए एक रिसोर्स बना. था तो वो आज से अरबों साल पहले भी, था तो वो आज से 100 साल पहले, मतलब 1000 साल पहले भी, तब क्यों नहीं यूज़ किया किसी ने उसको. Types of resources. So there you can see the three different types of resources. Natural resources. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के फिर बेसिस हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओके, कैसा उनका ओरिजिन क्या है, तो देयर इज बायोटिक एंड अबायोटिक. ओके, बायोटिक यू कैन सी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज. ऑल द नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज अबायोटिक रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पर किस तरह के डेवलप होते हैं, पोटेंशियल, एक्चुअल. ओके, ये सब क्या क्या होते हैं देखने वाले हैं आगे वीडियो में फटाफट. Renewability, renewable, non-renewable, and on the basis of distribution, ubiquitous and localized. Next is human made resources. ऐसे resources जो human खुद बनाते हैं और फिर human खुद भी एक resources हैं. ओके, ह्यूमन खुद भी कैसे रिसोर्सेज है, इसका आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं. डेफिनेशन क्या है रिसोर्सेज की, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. ओके, सो आपके बहुत सारे आपके घरों में वर्कर्स काम करते हो शायद आपके घर में या दुकान में, वो भी आपके नीड सेटिस्फाई तो कर रहे हैं. आपके घर का जो काम है वो करके दे रहा है आपको, आपकी दुकान का कोई वर्क है, आपकी बिजनेस का कोई वर्क है, वो आपको सेटिस्फाई कर दे रहा है, नीड, वो आपकी नीड फुलफिल कर रहे हैं. सो वो भी क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं. ह्यूमंस आर आल्सो रिसोर्सेज. On the basis of origin, there are two types: biotic, abiotic. All living organisms like human, plants, animals. Plants की स्पेलिंग थोड़ी गलत है. Plants, animals are called as biotic resources. Abiotic, all living organisms like wind, water. ये सब हमारे जरूरत की चीजें हैं आपकी, wind, water, rocks. They are called as abiotic resources. Next is on the basis of development. Develop होने के basis पर potential और actual और developed. Potential resources are those resources which are found in a region but not being fully utilized due to increasing accessibility and inappropriate technology. ठीक है, मतलब पोटेंशियल तो है रिसोर्स बनने की, पर अभी भी हमने इसको जो है सही तरीके से यूज़ नहीं किया है, पूरी तरीके से इस्तेमाल में नहीं ले पाए किस चीज़ को. हमें लगता है कि यूज़ होगा. इसका एग्जांपल मैं आपको दूं. ठीक है, आपने शायद ना सुना हो, एक शेल गैस है. ठीक है, गैस इसका नाम है शेल गैस. ठीक है, अभी भी जो है हमारे बोला जाता है कि इंडिया के ओशंस में भी पाई जाती है, पर अभी भी जो है इसका हमें सही तरीके से यूज़ करना नहीं आया है. जब हमें इसका यूज़ करना आ जाएगा तो ये इसका भी यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कर पाएंगे. नेक्स्ट इज एक्चुअल और डेवलप्ड. ठीक है, ये तो वो हो गई एक्चुअल और डेवलप वो रिसोर्स होगा जिनका हमें यूज़ करना आ चुका है, जैसे कि ऑयल, क्रूड ऑयल, उससे हमें बिजली निकालना आ गया है. सो लेट अस सी नेक्स्ट. On the basis of renewability, renewable resources, non-renewable resources. Renewable resources which are can be renewed or reproduced. ठीक है, ऐसे resources जिनको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, जब तक चाहे तब तक यूज़ कर सकते हैं. They are inexhaustible, कभी ना ख़त्म होने वाले. Wind energy, solar energy.
ओके, सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। नॉन रिन्यूएबल, ऑयल की तरह क्रूड ऑयल एक बार यूज किया खत्म, दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे दो रिसोर्स हैं आपके, यहाँ नाम में ऐड करना भूल गया। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से थे आपके दो? ऑन द बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं यूबिक्विशियस और लोकलाइज्ड। ओके, यूबिक्विशियस और लोकलाइज्ड क्या होता है हम देखें फटाफट। Okay, the resources are not uniformly distributed over the earth. Some natural resources such as sunlight and air, which can be found everywhere, are referred to as ubiquitous. ऐसे रिसोर्सेज जो वर्ल्ड में हर जगह मिल जाते हैं। सोलर एनर्जी वर्ल्ड में हर जगह है, विंड एनर्जी वर्ल्ड में हर जगह है, यूटिलाइज करना आना चाहिए बस। और ऐसे रिसोर्सेज जो वर्ल्ड में कहीं कवर मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज लोकलाइज। जैसे वर्ल्ड में ऑयल हर जगह नहीं निकलता, सिर्फ अरब कंट्रीज में निकलता है। सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ठीक है, सॉइल भी हमारी क्या नीड फुलफिल करता है, हम लोग उसमें खाना, हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, हमारा जो फूड होता है वो सॉइल में उगता है, तो वो भी हमारी नीड सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो रिसोर्सेज। What is soil? The topmost layer of land which is composed of grainy substance is called soil. The topmost layer of land. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks. To weathered rock मतलब rocks, soil जो आपका बंदा रॉक से ही है, अगर आपको पता ना हो। ठीक है, रॉक्स जो है उस पर वेदरिंग होती है, काफ़ी सारा रॉक जो है टूट जाता है, टूट टूट के जब उसके छोटे छोटे पार्टिकल जब बन जाते हैं और वो वाटर से मिक्स हो जाते हैं, तब वो क्या बन जाता है? सॉइल बन जाता है। सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपोजिशन ऑफ रॉक्स बाय इरोजन। ओके, सॉइल बिकम फर्टाइल बिकॉज ऑफ द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो रॉक में जो है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर जब मिल जाते हैं तो वो सॉइल बन जाता है, और जितने ज़्यादा मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही सॉइल क्या होगा? फर्टाइल होगा खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। A centimeter thick layer of soil may take several hundred years to form. बहुत साल लगते हैं सॉइल को फॉर्म करने में, और इसका इरोजन होने में इतना टाइम नहीं लगता है। ओके, सॉइल का इरोजन कैसे हो जाता है? जब उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करें, उसके अंदर के मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाए। ओके, सो सॉइल जो है वो खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा एग्रीकल्चर करने के लिए, और उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, एक चीज़ आपको मैं और फटाफट बता दूं, यहाँ पे आने लिखी है मैंने। ठीक है, जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की जो प्रोसेस होती है आपकी, उसको बोलते हैं लोग पेडोजेनेसिस। PEDO, पेडो जेनेसिस, GENISIS। ओके, ये आपकी प्रोसेस है जिससे सॉइल फॉर्मेशन होता है रॉक से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल फॉर्मेशन। ओके, सॉइल फॉर्म कैसे होता है आपका? सो क्या क्या फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करते हैं? पेरेंट रॉक, वो रॉक जिससे सॉइल बनेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा सॉइल कैसा है। अगर रॉक जो है वो ब्लैक कलर का है तो ब्लैक सॉइल बनेगा। सॉइल जो है वो थोड़ा रेड कलर का है या सेडिमेंट्री रॉक है, तो उस तरीके का ही सॉइल बनेगा हमारे लिए। जैसे आपने देखा होगा सॉइल हर जगह इंडिया में अलग अलग है, कहीं ब्लैक है कहीं रेड है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे बेसिस करता है। सबसे मेन तो वही होता है जिससे रॉक बना है, दैट इज कॉल्ड एज पेरेंट रॉक। नेक्स्ट इज रिलीफ। रिलीफ मतलब टोपोग्राफी और एटीट्यूड ऑफ द एरिया, कि आपका जो सॉइल है वो कहाँ बन रहा है, किसी पहाड़ी इलाके पे है, ठीक है, किसी प्लेन इलाके पर है, तो इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट। अगर कहीं पहाड़ी इलाके पे होगा तो सॉइल जो है इतना अच्छा नहीं होगा, और अगर किसी प्लेन इलाके में होगा तो सॉइल काफ़ी अच्छा होगा एग्रीकल्चर करने के लिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ के क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट में अगर मॉइस्चर अच्छा है, अच्छा गीला रहता है, बारिश होती रहती है, तो मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंटेंट हमेशा अच्छा रहेगा सॉइल में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब उसको हिंदी में खाद बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे सॉइल को और अच्छा करता है, ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है। ह्यूमस मतलब नमी। ओके, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज टाइम। जितना ज़्यादा टाइम लेगा सॉइल उतना अच्छा होता चला जाएगा सॉइल। ठीक है, सॉइल को फॉर्म होने में, अच्छा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस का मैंने आपको नाम बता ही दिया, कॉल्ड एज। सो ये सब फैक्टर्स हैं जिससे सॉइल जो है फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। दिखने में सॉइल किस तरीके का होता है आपका? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा वर्टिकल अरेंजमेंट का एक ये पिक्चर दिया हुआ है, किस तरीके दिखता है हमारा सॉइल। ओके, तो ये टॉप मोस्ट लेयर है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, जो हमें दिखती है ऊपर ऊपर से, इसको हम बोलते हैं ह्यूमस। काफ़ी गीली लेयर होती है ये, और काफ़ी पानी वाली लेयर होती है। आराम से इसको हम कुछ भी हाथ मारें या कुछ कुल्हाड़ी मारते खुद अलग हो जाता है सॉइल। ठीक है, नीचे जाते जाते क्या है, फिर आता है आपका होराइजन ए, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस। ओके, अभी भी ह्यूमस है सॉइल में, थोड़ा बहुत पानी है सॉइल के अंदर, एंड यहाँ पर जो है आपके पेड़ों की जड़ें बड़े आती हैं यहाँ तक। नेक्स्ट इज होराइजन बी, सब सॉइल। सब सॉइल मतलब आपका ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया जहाँ पे मॉइस्चर जो थोड़ा खत्म हो चुका है और थोड़ा हार्ड हो चुका है सॉइल। ठीक है, यहाँ पे सॉइल काफ़ी तो था, हार्ड नहीं था, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड था, बहुत छोटे 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 हम आराम से खोल लेते थे यहाँ पर। यहाँ थोड़ा हार्ड हो गया सॉइल, और उसके बाद हार्ड होता चला जाएगा, और नीचे जाके क्या आता है आपका लास्ट में?
बेड रॉक। ओके, बेड रॉक वो रॉक है जिससे सॉइल बना है। ठीक है, ये वो रॉक है जिससे सॉइल बना हुआ है, काफ़ी हार्ड रॉक, ये टूटा तरह का, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़े बड़े पीस में टूटा हुआ है, फिर और छोटे पीस इसके, और छोटे पीस, और सबसे ऊपर जाके बिल्कुल ग्रीनी पार्ट्स, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल विच आर फाउंड इन इंडिया। सबसे मेन इंडिया का सॉइल है एलुवियल सॉइल। So it is most important type of soil found in India and it is very fertile. It contributes the largest share of agriculture wealth. Many rivers originate from the Himalaya mountain and bring a large amount of sediments with them. This sediment is deposited in the river valley and the floodplains. Thus, the parent material of the alluvial soil is always transported origin. So होता क्या है, ये आपका मिलता है आपके गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स में। जो रिवर्स है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो है वो पहाड़ी इलाकों से सॉइल सॉइल बोल सकते हैं या बोल सकते हैं रॉक्स को लेती हुई आती है। ओके, इनकी जो रिवर्स है वहाँ से सॉइल इरोजन करते हुए, वेदरिंग करते हुए लेती हुई आती है इन्हें, और यहाँ पे आगे जो प्लेन इलाके हैं इंडिया के वहाँ पे छोड़ती हुई जाती हैं। सो टूटे हुए रॉक्स, और इनमें काफ़ी सारा पानी होता है अच्छे मात्रा में, क्योंकि गंगा जो है वाटर प्रोवाइड करवा देती है। सो ये सॉइल जो है काफ़ी हाई होता है मिनरल्स में और ऑर्गेनिक मैटर में। इसीलिए आपका जो एलुवियल सॉइल है, इट इज़ बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया क्या, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सॉइल एग्रीकल्चर करने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी हाई इन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, जो से गंगा और ऐसी रिवर्स प्रोवाइड करवाती हैं। एक फोटो दिया हुआ है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। इसको और रेगूर भी नाम है इसका, लोकली इट इज कॉल्ड रेगूर इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इट इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। जो आपके वॉल्केनो से बनने वाले इग्नियस रॉक्स होते हैं, उनका जो वेदरिंग होती है उससे बनता है ये ब्लैक सॉइल। देयर फॉर इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लावा सॉइल। ठीक है, लावा से निकलता है जो सॉइल, जो लावा से बनने वाला रॉक है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम देम। इट हैज रिमार्केबल वाटर रिटेंशन एबिलिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक कॉटन सॉइल, एज कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। ठीक है, इसमें कॉटन आराम से उग जाती है, कॉटन उगने में सबसे बढ़िया सॉइल होता है आपका ब्लैक सॉइल। It is found in Maharashtra, Gujarat, Western Madhya Pradesh, and some parts of Krishna Godavari river valleys, covering parts of Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Next is red soil. ठीक है, लाल कलर का soil formed due to weathering of igneous and metamorphic rocks. The red color is due to high percentage of iron content. Red soil can give excellent yield of cotton, wheat, rice, pulses. ठीक है, तो ये भी आपका रेड कलर का सॉइल होता है। रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट काफ़ी हाई होता है। ठीक है, अब आप इसका एग्जांपल आपको मैं बताऊं, तो आपके घर में अगर कोई आयरन की चीज़ लोहे की, ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वो सड़ जाती है। सड़ने के बाद, डस्ट खाने के बाद जो उसका कलर रेड हो जाता है। इसलिए जो सॉइल आपका बन रहा है आयरन के कंटेंट से, जिसमें आयरन है, तो भी रेड हो जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ उग सकती है इसमें नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर सबके। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल फॉर्म्ड अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। मतलब बहुत टेम्परेचर हाई है, गर्मी काफ़ी है, रेनफॉल भी काफ़ी हाई है, एंड विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। तो इंडिया में मुझे बताया कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी होती है और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रहता है साल भर। सो ये आपके होंगे सदर्न एरियाज, केरला का एरिया, तमिलनाडु का एरिया, जहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, देखिए लिखा भी हुआ है, फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका, केरला के एरिया में। इट इज़ वेरी फर्टाइल। Such climatic conditions promote leaching of soil. Leaching is a process in which heavy rain wash away the fertile part of the soil, making it very infertile. तो ज़्यादा पानी गिरना भी जो है सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, काफ़ी पानी गिरेगा तो जो अच्छा सॉइल है, सुपर वाला पार्ट है सॉइल का, द मोस्ट मिनरल कंटेजियस सॉइल, वो बह जाएगा पानी के साथ, और नीचे का जो सबसे इनफर्टाइल सॉइल है वो बाहर आ जाएगा, जिसके हम इतनी खेती नहीं कर पाएंगे। इसलिए केरला और उस जगह में इतना अच्छे एग्रीकल्चर नहीं होता है। ठीक है, ठीक ठीक एग्रीकल्चर ही होता है वहाँ पर। Next is mountain soil, which is found in mountainous areas. Desert soil found in desert areas. Here you can see map of different soils which are found in India. You can see, ठीक है, alluvial soil ये आप देख सकते हैं, सबसे फर्टाइल प्लेन्स है इंडिया के, जहाँ पे ये मिलता है alluvial soil, यहाँ पंजाब। ठीक है, यू कैन सी हरियाणा यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका यहाँ पे झारखंड, झारखंड नहीं, वहाँ पे उड़ीसा। ओके, सो काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया स्टेट्स में सॉइल मिलता है यहाँ पे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, रेड सॉइल रेड रेड कलर में दिया है, यहाँ का ब्लैक सॉइल है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एरियाज में। ठीक है, सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, क्योंकि इस पर एग्रीकल्चर होता है, हमारा रिसोर्स है एक, तो वी नीड टू कंजर्व देम ऑल्सो। Soil is one of the most important resources for human beings as we grow food crops in for our own substance. We need to save these precious resources as the formation of soil is very slow. काफ़ी साल लगते हैं इसको बनने में, इसलिए हमें इसे कंजर्व करते रखना चाहिए। कंजर्व करने के तरीके आपको दिए हुए हैं। अब फॉरेस्टेशन, पेड़ लगाते रहने। देखिए पेड़ लगाने से आपने देखा होगा डायग्राम सॉइल प्रोफाइल वाला,
कि जो आपके पेड़ की रूट जो थी उन्होंने सॉइल को पकड़ के रखा था, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल को पकड़ के रखा था। अगर वो पेड़ नहीं होता है तो फिर विंड भी सॉइल को कहीं पर बहा के ले जाती है, बारिश में जो आता है पानी काफ़ी सारा वो बहा के ले जाता है टॉप मोस्ट लेयर को। ठीक है, तो एक प्लांट अगर होंगे वहाँ पे तो पकड़ के रखेंगे। दैट्स वाई वी हैव टू प्लांट सो मेनी ट्रीज, इसलिए बोला जाता है। कॉन्टोर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, इस तरीके से आप फार्मिंग करो। ठीक है, टेरेस फार्मिंग करो। ठीक है, इससे क्या होगा, पानी जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा, ऐसे बह के सॉइल को बहा के नहीं ले जाएगा। ये आपका कॉन्टोर फार्मिंग है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, ऐसा सॉइल इरोड हो गया, देखो आप देख सकते हो मिनरल और उसके कंटेंट खत्म हो चुके हैं, छोटे छोटे पेड़ जरूर लगे हुए हैं इसमें। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, बहुत काफी समय तक पानी नहीं गिरा, बिल्कुल सॉइल सूख गया, खराब हो गया। रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड, डिटोरेशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड। वाटर रिसोर्सेज, वाटर इज ऑल्सो वेरी प्रीशियस फॉर अस। ठीक है, हम वाटर की जरूरत तो बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे आप लोगों को। फॉर फोर मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में बोल सकते हैं फोर मेन सोर्सेज क्या है वाटर के। सरफेस वाटर, ठीक है, सरफेस मतलब जो हमें दिख रहा है ऊपर ऊपर, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, विच इज़ अराउंड 60%। टोटल वाटर जो भी इंडिया में मिलता है उसका 60% हमारा सरफेस वाटर है। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर फाउंड इन ट्यूबवेल, वेल्स। एटमॉस्फेरिक वाटर, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट होता है, वाटर वेपर बोलते हैं जिसको हम लोग। नेक्स्ट इज वाटर फाउंड इन ओशियंस। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वाटर पॉल्यूशन के बारे में आप लगभग सब लोगों को पता ही होता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। हम लोग पानी को वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा रिवर्स में जाता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं वाटर पॉल्यूट करने के। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ तरीके लिखे हैं वाटर को बचाने के, वाटर खराब होने से बचाने के तरीके। ठीक है, सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आर ऑफन डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज आइदर इन पार्शियली ट्रीटेड और अनट्रीटेड फॉर्म। ठीक है, दे पॉल्यूट द वाटर, वेरियस काइंड ऑफ कंटामिनेंट्स। ट्रीटमेंट ऑफ दिस इफ्लुएंट्स कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन। सो होता क्या है, इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा जो पानी में मिल जाता है, उसको जो है उससे को हम ट्रीटमेंट प्लांट में डालें। पहले ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है, उसका जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं पहले हट जाते हैं। ठीक है, सारे हार्मफुल केमिकल्स हटने के बाद जो कचरा वाला पानी है वो जाता है रिवर्स में। सो उससे खतरा थोड़ा कम हो जाता है, पॉल्यूट तो फिर भी होगा पानी, बट एज कम्पेयर टू बिफोर इट विल बी लेस डेंजरस फॉर द वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज कैनाल शुड बी प्रॉपर्ली लाइन टू मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ सीपेज। कैनाल्स बनाए जाएं, स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन का यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर करने में। अडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, जो रेनफॉल होती है जब, तो वो वाला पानी जो ज़मीनों में आजकल कंजर्व किया जाए। वैसे आजकल आपको पता ना हो तो जो हमारे बिल्डिंग्स बनती हैं आजकल, ठीक है, उनमें कंपलसरी हो गया है वाटर को हार्वेस्ट करना। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आजकल हर बिल्डिंग में लगाना कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से। बाय बिकमिंग सेंसिटिव टुवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर वी कैन कंजर्व वाटर। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वाटर क्या क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो आप उसका बचाएंगे भी नहीं उसको आप। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबको एजुकेट करना है हम लोगों को कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसलिए भी एजुकेट करना है हम बताने के लिए कि कैसे इसको जो है बचा सकते हैं, कैसे इसको हम पॉल्यूट होने से जो है बचा सकते हैं। और भी तरीके आप लोगों के पास होंगे बहुत सारे वे से, इसके अलावा और भी। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे पिक्चर लगाना भूल गया मैं कोई बात नहीं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यू ऑल्सो नो फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉरेस्ट से हमें वुड मिल जाता है यूज़ करने के, सो मेनी मेडिसिन मिलती हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ आप जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वाइल्ड लाइफ से जो है इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। इकोसिस्टम आप लोगों को नहीं पता हो तो एक मैंने वीडियो बनाई हुई है इकोसिस्टम के ऊपर। ठीक है, 8th क्लास की, आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है वो। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता होने चाहिए, थोड़ा बहुत मैंने लिखे हैं यहाँ पर। फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड, प्रोवाइड लैंड फॉर मैनी एनिमल्स, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी पीपल्स, कंट्रोल्स दी क्लाइमेट, प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन, नेचुरल ब्यूटी, घूमने फिरने के लिए भी लोग चला मिल जाता है, जंगल वंगल घूमने चले जाओ तो। एंड मैनी मोर, बिकॉज ऑफ अस दे आर डिप्लीटिंग एंड कॉजिंग मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, पर हम लोग जो है ज़्यादा इसका अगर ओवर यूज़ करते हैं, वुड ज़्यादा काट लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो है घूमने फिरने चले गए, नेचुरल ब्यूटी देखने के चक्कर में वहाँ कचरा कराया है। ठीक है, बिल्कुल गंदा ही कराया है, तो जानवर मर गए चक्कर में, तो ये हम लोग जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं फॉरेस्ट में। सो वी नीड टू सेव गार्ड अवर फॉरेस्ट। ठीक है, इसलिए हमें जो है ये जो फॉरेस्ट देखो कितना ही सुंदर लग रहा है, नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, इन्हें हमें सेफ गार्ड करना है। ऐसा नहीं आप घूमने गए, पिकनिक मनाने गए, यहाँ पानी में भी गंदा कराया है, यहाँ भी गंदा कराया, ऐसा नहीं होना। हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट, वापस से वही एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, हरा भरा रहेगा। डिस्करेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये पहले चलती थी इंडिया में, अब तो उसको जो है बंद कर दिया गया ऑलमोस्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, अपना जो लैंड होती है एग्रीकल्चरिस्ट की,
उसमें वो क्या करते हैं, फायर लगाते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। सो होता क्या था, ज़्यादातर लोगों के फील्ड जो है फॉरेस्ट के आसपास होते थे, तो उन्होंने अपने फील्ड में आग लगाई, ठीक है, तो वो आग फॉरेस्ट तक पहुंच गई, जिससे फॉरेस्ट के एनिमल्स और फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान हुआ। कंट्रोलिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने में कंट्रोल करें। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द जनरल पब्लिक, इनेबलिंग कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग एंड स्किल्स। ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट ने भी एक्ट बना रखे हैं लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के भी कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड रीड देम। ठीक है, इसमें भी कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, तो आपको पता ही होंगे ज़्यादातर चीज़ें इसके बारे में। सो इन द लास्ट, थैंक यू। ठीक है, कुछ पिक्चर्स लगाई हुई है मैंने यहाँ पे नेशनल पार्क्स की, और काफ़ी सारे इंडिया में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, ताकि उसमें जो है एनिमल्स को सही से रखा जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, इंसानों से दूर रखा जाए उन्हें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं इस पर। सो थैंक यू।